अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहा तक देखा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस कर लिया था पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। किसी एसिड की कितनी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि एसिड हमारे पास बहुत किस्म के होते हैं, ठीक है, और बेसिस भी बहुत किस्म के होते हैं। किस्म से मुराद किसी की स्ट्रेंथ कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हम आम जिंदगी में टेक भी कर रहे हो, इनटेक भी कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं इनटेक कर रहे होते हैं। तो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्या कहता है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड टू द टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल। दिस रेशियो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 वी कैन गेट आयोनाइजेशन परसेंटेज। सिंपल इस फॉर्मूले समझते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आयंस, यही चीज लिखी हुई है, टू द टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व मॉलिक्यूल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। हम यही चेक करते हैं, जैसे इम्तिहान में भी हम नंबर होते हैं तो कैसे चेक करते हैं कि 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से कितने मार्क्स हासिल किए, ठीक है। इसी तरह इनका भी हाल है। अगर बिलफर्ज 100 मॉलिक्यूल है हमारे पास किसी एसिड के, तो हम इसको चेक कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ किस तरह से चेक करते हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल तो करोड़ों अरबों ट्रिलियन बिलियन होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम एक सपोजिशन कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल है, तो उसमें से वाटर में जाके कितना डिसॉल्व हो रहा है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम उस पर डिसॉल्व करके चेक करते हैं कि कितना डिसॉल्व हो रहा है। 60 मॉलिक्यूल हुआ है, 70 हुआ है, 80 हुआ है, 90 हुआ है, 10 हुआ है, 20 हुआ है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ पता चलती है। जितना डिसॉल्व होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम होगा उतना वीक होगा। क्लियर होगी बात। तो इसी तरह एग्जाम्पल टेबल लिखी हुई है इस चीज की, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, HCl है, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। तो एसिड जो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा किसको शो कर रहा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को, कितनी है, 90 to 95%, मतलब बहुत ज्यादा है। सपोज 100 मॉलिक्यूल है तो उसमें से कितना टूट जा रहा है, 90 से 95 मॉलिक्यूल पानी के अंदर चला जा रहा है। उतनी कंसंट्रेशन बढ़ी है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह HNO3 की भी, इसी तरह H2SO4 की कितनी है, 60%। लेकिन फर्स्ट स्टेप में H2SO4 दो स्टेप में टूटता है, एक दफा पहले H फिर दूसरा H। पहले स्टेप में 60%, फिर दूसरे में 90 to 95 पहुंच जाता है। क्लियर हो गई बात। तो H2SO4 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और CH3COOH इज कॉल्ड वीक एसिड। क्यों, आप खुद देख रहे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है, 1.4%। अगर 100 मॉलिक्यूल है तो कितने जा रहे हैं, कितने टूट रहे हैं पानी में, 1.4%। 1000 है तो इस हिसाब से रेशियो लगेगा 140, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कोई मसला है। अच्छा अब हम चेक करते हैं बेसिस की। इसी तरह बेसिस की आयोनाइजेशन क्या है, NaOH है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH की कितनी है, 90 to 95% है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। KOH 90 to 95%, ये भी बहुत ज्यादा। तेरा बेरियम हाइड्रोक्साइड 77% फर्स्ट स्टेप। इसी तरह OH पहले एक स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में OH। तो दूसरे स्टेप में जब टूटेगा तो 90 से 95% ये भी पहुंच जाता है। NH4OH 1.4%, यही नहीं, 100 में से 1.4 जा रहा है बस, और अपना हिस्से में रख रहा है, जो बचा बाकी का। लेकिन ये क्या कर रहा है, तमाम के तमाम उठ के चले जा रहे हैं, कुछ परसेंट में अपने पास रह रहे हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो जा रहे जाती साथ। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसको हम Ka से भी शो कर सकते हैं। क्या लिखता है, द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोनाइजेशन होना एसिड का क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल किसे कहते हैं, जो बोथ डायरेक्शन में हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बने और फिर प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट में भी आ जाए। क्लियर। तो क्या कहता है भाई, वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। एसिड की एक रिएक्शन लिखी गई है, क्या है, H है, कोई एक एसिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H कहाँ चले जाएगा, इस वाटर के पास, तो H3O प्लस फॉर्म हो जाएगा और A के ऊपर माइनस, क्योंकि प्रोटॉन चला जाएगा इसके पास से।
अब क्या लिखते हैं, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द एसिड आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है इस पे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप जरा चैप्टर 7 में केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ाऊंगा तो इसको बता दूंगा, लेकिन कहता क्या है ये सुनिए। कहता है भाई जो Kc है, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां लिखते हैं Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहता है ये कहता है Kc है प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो Kc प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये चीज प्रोडक्ट है और ये चीज रिएक्टेंट होती है, तो प्रोडक्ट क्या होगा H3O प्लस और A नेगेटिव डिवाइड में रिएक्टेंट क्या है Ha और H2O। क्लियर हो गया तक बात। अच्छा, अब आपको पता है कंसंट्रेशन, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का 0 है, उसकी कोई कंसंट्रेशन, उसकी कोई तासीर नहीं। तो जो डाइल्यूशन हो रही है एसिड की, इन द डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड कौन है हमारे पास, H है, ठीक है। वी एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं दैट द कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन 0 है, एसिड जा रहा है H प्लस दे रहा है उसको, अब अलग कहानी हो गई, लेकिन उससे पहले वाटर क्या है, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन की क्या है, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वाटर कांस्टेंट, ठीक है, कोई मसला। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब कांस्टेंट है तो इस चीज को H2A डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, Kc H2O H3O प्लस A नेगेटिव डिवाइड बाय HA, क्लियर। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, एक नया कांस्टेंट है, क्योंकि H2O भी कांस्टेंट हमारा, Kc भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यही कहलाता है Ka, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड नेगेटिव, और ये नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, H और A। क्लियर हो गई बात, इसको यहाँ पे लिख देना सही से, H और A, क्लियर हो गई बात। तो यही क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको लिखे बेस के लिए देखते हैं, फिर वाटर के लिए। अच्छा, तो क्लास अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिस तरह एसिड के लिए उसी तरह बेस के लिए। अब बस एक चीज चेंज है, हम क्या देखेंगे, बेस के रिस्पेक्ट से इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। वही चीज, द आयोनाइजेशन ऑफ अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, जिस तरह एसिड रिवर्सिबल था इसी तरह बेस भी रिवर्सिबल होगा। वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस, तो लिख दिया, एक B बेस है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, आयंस में टूट रहा है, इसके बाद BH प्लस हो जा रहा है, ठीक है, बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, OH नेगेटिव में टूट गया। बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, वही चीज क्या होगा, Kc बराबर हो जाएगा किसके, BH प्लस और OH नेगेटिव और B और H2O, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब इस H2O जो डिवाइड में है ऊपर आके मल्टीप्लाई में ले आओ, क्या हो जाएगा, Kc H2O PH प्लस OH नेगेटिव और डिवाइड में B, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या एक जनरेट करेगा हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्लियर हो गई बात यहां तक, ये चीजें आ गई आपके पास। बस अगर पूछ ले पेपर में कि डिसआयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस और एसिड की एक्सप्रेशन जनरेट कर दो, तो इस तरह से कर देना। सारी वर्डिंग भी लिखवा दी है, नोट्स भी बन रहा है आप लोगों का साथ साथ, जितने भी चीजें कराता हूँ साथ नोट्स भी बना दो, तो इसी में से तैयारी कर लोगे तो
वेल एंड गुड, नोट से करना चाहते हो या किसी नोट्स कोई सी भी नोट्स आपके पास तो उससे भी करो, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपके लिए आसानी है, जैसा आपको अच्छा लगे बेहतर लगे। अच्छा तो ये समझ आ गई बात, कोई मसला। तो यही क्या है के बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, अब इसी तरह आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर के लिए क्या लिखोगे इसको, के डब्ल्यू। क्या कहता है, वाटर हैज सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। देखो वैसे तो वाटर हमारे पास क्या है, अगर प्योर वाटर की बात किया जाए तो वो इनर्ट होता है, मतलब अपने अंदर से बिजली पास, हम बोलते हैं कि बिजली पास वगैरह नहीं करा सकता, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन एक उसकी एबिलिटी है कि बहुत कम अमाउंट में वो करंट पास करा सकता है, बहुत ही लो अमाउंट में, बहुत लो अमाउंट में, मतलब आयोनाइजेशन हो सकती है उसकी। तो क्या होगा इसके नतीजे में, अगर वाटर है हमारे पास तो आयोनाइजेशन होगी अगर इसकी, तो ये एज ए एसिड काम करेगा और ये एज अ बेस काम कर लेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन हो जाएगी ना, एक H दे देगा इसको, H3O+ हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी रिटर्न है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे, Kc H3O+, OH नेगेटिव और H2O और इसी तरह एक और H2, क्लियर। तो एक बात बताओ, ये H2O दोनों क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं, जिस तरह पीछे काम किए, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Kc H2O H2O H3O+ और OH नेगेटिव, ऐसा ही होगा, ये दोनों ऊपर उठा के रख दिया। अच्छा बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है, पता है आपको, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगा, वो क्या है, Kw। दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, सही है। तो तीन एक्सप्रेशन हो गई आपके पास, एक एसिड के रिस्पेक्ट से, एक बेस के रिस्पेक्ट से और एक वाटर के रिस्पेक्ट से। पूछा जाए किसी चीज की भी अगर एक्सप्रेशन डिफाइन करने पूछा जाए, उसको पूरा डिराइव करने के लिए कहा जाए तो इस तरह से कर देना, ठीक है, विथ वर्डिंग, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, तो ये चीजें कुछ भी मसला नहीं है आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक बात, इसको लिख लें। अच्छा तो क्लास एक चीज और नोट कर लें कि ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास Kw की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 एक्सपोनेंट -40, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने से वैल्यू में फर्क पड़ सकता है। तो अभी बस 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये जनरल बात लिखी, ठीक है। अच्छा अब देखिए टेबल 8.2 हमें कुछ एसिड्स के बारे में बता रहा है, उसकी आयोनाइजेशन के बारे में, और कुछ बेसिस, ये सब वीक एसिड है, ये सब वीक बेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल जो है आपकी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लें, बस एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया तो बाय चांस पूछ ले, वरना तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जहन नशी कर लें, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। बस ये ऐसे ही बताया गया है ताकि आपके जहन में हमेशा ये बात याद रहे। सबसे पहले लिखा हुआ ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2C2O4, इसकी आयोनाइजेशन कितनी है 0.5.6 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अच्छा मतलब इसको अगर इस फॉर्म में लिखे तो ये होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसकी क्या है 1.7 एक्सपोनेंट -4, मतलब 0.0007, ठीक है, समझ आ गई बात, 117, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी तरह एसिडिक एसिड क्या है 1.7 एक्सपोनेंट -5, मतलब 0.0000 और 117, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसका फॉर्मूला होता है, इसका कितना है 4.3 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्लियर हो गई। ऑक्सैलिक एसिड अमूमन पालक वगैरह में होता है, पालक साग होता है ना, फॉर्मिक एसिड चूटियों के ढंग में होता है,
एसिडिक एसिड सिरका, जिससे गोश्त वगैरह गलाने के लिए भी डालते हैं, जायके के लिए भी डालते हैं। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में होता है। बोरिक एसिड इससे कॉस्मेटिक वगैरह के प्रोडक्ट्स या सीमेंट वगैरह में भी ये इस्तेमाल होता है। समझ आ गई बात? खैर ये तो एक जनरल बात थी, समझ आ गई बात? तो ऑक्जेलिक एसिड इन सब में से क्या है, ज्यादा डिसोसिएट करता है। वीक एसिड लेकिन डिसोसिएट ज्यादा होता है थोड़ा, ठीक है, मतलब इसकी तासीर बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है थोड़ी। अच्छा, इथाइल अमाइन, इसी तरह बेस में इथाइल अमाइन, ये मैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में काम आता है। खैर ये सब बात तो एक जनरल बात है। C2H5NH2 इसकी कितनी है 4.7 एक्सपोनेंट -4, इसकी थोड़ी ज्यादा, फिर इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम। जैसे जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ रही है मतलब और कम हो रहा है, जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ी और कम हो रहा है, ठीक है। माइनस में क्योंकि मतलब और मजीद छोटा कर रहा है, प्लस में होता तो बढ़ता ही, माइनस में तो और छोटा, और माइनस में अगर 50 हो जाए तो और छोटी हो गई वैल्यू। समझ आ गई बात? तो मतलब इसकी कम है आयोनाइजेशन वाटर में, इसकी और इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, ठीक है। वैल्यू से आपको पता चल रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है।